ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं चारों तरफ से घिरे लालू यादव, लेकिन अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे उनमें एक वरिष्ठ वकील अजय जग्गा जी भी हैं। उन्होंने जिस तरह से स्पष्ट किया कि सिर्फ आईटी नहीं इस कार्रवाई में है, बल्कि तमाम एजेंसियां एकजुट होकर बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कानून के दायरे में ये तमाम कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन इसके सियासी अर्थ और सियासी फायदे तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रमोद जी की ले लेते हैं। प्रमोद जी, क्या अभी भी इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद, इन कानूनी पहलुओं के बाद भी आप कहेंगे कि ये सियासी साजिश है? देखिए दीपक भाई, अजय जी कानूनविद है, मैं कानून को चैलेंज कैसे कर सकता हूं। हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि जिस तरह की जो एक्शन इसमें केंद्र सरकार बीजेपी समर्थित सरकार ली है, हम तो उससे सियासी माने ही लगाएंगे। अगर अजय जी बता दें कि अगर बेनामी संपत्तियों को डिटेक्ट करने की जो नीति है भारत सरकार की, अगर उसके तहत कार्रवाई करना चाहती है तो फिर उनके विरोधी दल ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम तो एक राजनीतिक पार्टी है, हम लोगों ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बिहार के ही नेता सुशील कुमार मोदी जी के ऊपर इतनी सारी हम लोगों ने मैटर दिया है। आज 40 दिन से हम लोग भी इस बात को उठा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार या आईटी या सीबीआई इन लोगों को अगर उस तरह की कार्रवाई अगर करनी ही थी, बेनामी संपत्तियों को डिटेक्ट करना ही था, तो सुशील कुमार मोदी जी के आदि छापामारी होनी चाहिए थी। तब हम बिल्कुल होनी चाहिए ही। अगर इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं तो रंजीत जी के पास चलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रमोद जी के सवाल का जवाब भी शायद रंजीत जी ही दें। रंजीत जी, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दावा किया था, ताल ठोक कर कहा था कि बस कुछ दिनों के अंदर काला धन ले आएंगे, बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और तमाम तरह की कार्रवाइयां होगी। लेकिन अब 3 साल का वक्त लग गया है, पर कार्रवाई शुरू होती महसूस हो रही है। जो सियासी हलचल मची हुई है, क्या लगता नहीं है कि और भी तमाम लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, एक बार ये प्रक्रिया गति पकड़ेगी तो सभी पर कानूनी डंडा चलेगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर वाकई ये सियासी मामला है? देखिए, आपको कैसे ये सियासी मामला है, एक उदाहरण देता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, आपने देखा होगा कि उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए जब पार्टी के अंदर से दबाव बनना शुरू हुआ कि उनको राष्ट्रपति पद के लिए नामित करें, तो उन्होंने सीबीआई का किस तरह से उपयोग किया और उनको तत्काल सीबीआई से कह के उन्होंने केस खुलवा दी। मुरली मनोहर जोशी जी हों, आडवाणी जी हों, तो जब वो अपने पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं, और आपने देखा ही, आपको पता है कि सीबीआई किसके तहत काम करती है, कैसे। ये तो हमसे ज्यादा आपको पता होगा, आपकी पार्टी ज्यादा वक्त तक सीबीआई के साथ रही है। नहीं, हमें तो जो पता है वो तो है, लेकिन आप ये देखें तो उसी जानकारी के आधार पर ये बता रहे हैं आप ना? नहीं, पूरा देश ये देख रहा है कि अपने ही दल के सबसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ भी वो किस तरह से साजिश। चलिए, वो पूरा देश देख रहा है। आप इस मुद्दे पर बोलिए। रंजीत जी, आप इस मामले में एक बात और पूछना चाहूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर मोदी जी ने ही वो खुलवा दिया है पिटारा, तो आप क्या ये नहीं मानते कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह, ये सब वो हैं जिनने बाबरी मस्जिद के मामले में जिनकी साजिश में रोल था? आप उस बात से हट रहे हैं पीछे? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दोषी मानते हैं, जो जेल में रह के आए और अब वो राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें तो वो भी पता है। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो टाइमिंग है, जिस समय पर यह कार्रवाइयां हो रही है, अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, उसके लिए आपको पता है कि लालू जी किस तरह से विपक्षी एकता के प्रतीक के तौर पर उभरे और किस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सब लोगों को एकजुट करने में लगी है। चलिए तो रंजीत जी, इसी बहाने कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि लालू प्रसाद विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण धुरी बनकर उभरे हैं। बहरहाल प्रयास सोनिया गांधी ने शुरू किया था, शायद आप उनका नाम भूल रहे हैं इस सियासी गहमागहमी के बीच। संजय सिंह जी, क्या कहेंगे आप? किस तरह का ये देख रहे हैं माहौल, और जो प्रमोद जी कह रहे हैं और रंजीत जी कह रहे हैं, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और इनको कानूनी तौर पर अपना बचाव करना चाहिए। ये बयानबाजी और अधिक बयानबाजी से किसी की जान नहीं बचती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी पर और मुरली मनोहर जोशी पर कार्रवाई हो रही है, दूसरे पार्ट पर कह रहे हैं कि विरोधी दलों को परेशान किया जा रहा है। तो आप ही तो बता रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें न अपनी पार्टी और ये गैर पार्टी हो, सब पर कानून अपना काम कर रहा है। सीबीआई
या बाकी जो संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन क्या संस्थाएं इसलिए अपना काम नहीं करें क्योंकि लालू यादव विरोध में है? और मैं पूछता हूं कि अगर विरोध में रहने के चलते लालू यादव पर छापा पड़ रहा है तो नीतीश कुमार पर क्यों नहीं छापा पड़ा? बीजू जनता दल के नेता है नवीन पटनायक विरोध में, उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ा? ममता बनर्जी के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ा? पी चिदम्बरम की कांग्रेस की पार्टी में क्या हैसियत है, क्या जनाधार है? उनको उनके घेरे जाने से कौन बीजेपी को फायदा होने जाने वाला है? तो देखिए, इस तरह के बेतुके बयान आप सच को क्यों छुपा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव तब जेल गए थे जब केंद्र में थर्ड फ्रंट की सरकार थी। लालू यादव तब सजागता हुए थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। और लालू यादव को तब अदालत ने फैसला सुनाया था कि आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते जब यूपीए की सरकार थी। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में आप पकड़े गए हैं, घिरे गए हैं, तो आप उसका कानूनी बचाव करिए। बीजेपी फंसा रही है, नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं, इससे आपका जान बचने वाला नहीं है। और जब संजय सिंह जी, तो क्या इस बात की भी गारंटी लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति विशेष जो सत्ता पक्ष से भी संबंधित होगा उस पर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी? मैं आपको बता दूं दीपक जी, जब नोटबंदी हुई थी उसमें कई व्यापारी पकड़े गए थे जिनको विपक्ष के लोगों ने कहा था कि बीजेपी से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी के लोग हों, बाहर के लोग हों, जो भ्रष्ट आचरण करेगा कानून उसको घेरेगा। और जब बेनामी संपत्ति पर कानून बना है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री है बिहार में, हमारे लेकिन दिक्कत यह है कि कानून के साथ कानून की आंखें बंधी हुई है और उसके हाथ पकड़कर चलाने वाले लोग कई जगहों से नियंत्रित होते हैं। संजय शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरह से ये हालात बनते दिख रहे हैं? देखिए, हमें राजनीतिक बयानों से हटके सोचना होगा। राजनीति इसके पीछे है जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके। अगर कोई, जैसे अजय जग्गा जी ने बड़े साफ साफ समझाया कि जो नया कानून है वो किस तरफ जा रहा है जी, एक तरह से बहुत शुभ है कि अगर ऐसे लोग मिलते हैं जहां वो सिद्ध किया जा सके कि हम उनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ सकते हैं, तो ये शुरुआत हुई है, चाहे लालू यादव से हुई है। अगर बीजेपी ज्यादा अच्छी दिखाएगी और अगर बात में दम है तो सुशील मोदी की तरफ भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है वो अच्छी है जी। अब राजनीतिक रंग तो उसको दिया, ये बात अलग है कि इसकी टाइमिंग और जैसा असर पड़ रहा है वो बहुत भारी भरकम उस ग्रुप पे पड़ रहा है जो एंटी बीजेपी है। तो इसके अपने अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो हम तो राजनीतिक विश्लेषक के नाते या पत्रकार के नाते यही कह सकते हैं कि जो आईटी ने रेड डाली है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे नए सामने आए जिनको खोजना जरूरी था। लालू यादव ठीक होंगे तो बाद में पता लग जाएगा, पेनल्टी लग के बच सकते हैं, और अगर ठीक नहीं हो तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और वो उदाहरण बनेगा तो प्रेशर निश्चित तौर पे आएगा। अगर सुशील मोदी का मामला भी उस तरह का है तो प्रेशर निश्चित तौर पे बनेगा कि आपने सिलेक्टिवली किसी को क्यों घेरा है, आपने अपने लोगों को, जो जिन लोग अपने लोगों पे आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई जी। अजय जग्गा जी से ये बात भी समझ लेते हैं। अजय जग्गा जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो तमाम एजेंसियां एक साथ आकर पाई पाई की पड़ताल कर रही है, हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को खंगाला जा रहा है, तो ऐसे में एक बार जब ये पहिया घूमना शुरू हुआ तो कोई भी इसके तले आने से बच नहीं सकता जो गलत कर रहा हो। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये जो कानून है ये 1988 का कानून है। इसको तकरीबन 28 साल हो गए, ये बंद बस्ते में पड़ा हुआ था, कोई इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं था। ये सरकार आई तो प्रेशर पड़ा कि जी ये सरकार जो है ब्लैक मनी को रिमूव करेंगे, उसका एक उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। तो लीगल सर्कल्स में ये कहा गया कि अगर आप ब्लैक मनी को कर्म करना चाहते हैं तो बाकी रस्तों के अलावा जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसको पैना बनाने के लिए उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई 2016 में। 2016 में आप एक बार मेरी जो है ना टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है जी, ये 1 नवंबर 2016 को फोर्स में आ गया। 8 नवंबर को रात को प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन लागू कर दी जी। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत समय दिया गया कि आप अपना पैसा डिक्लेयर करके वो पैसा 4 साल के लिए अपना टैक्स दे दें, 25% की आपको एफडीआर बना देंगे, 25% आपको दे देंगे। तो एक 50% सीधा सीधा कर देकर कहा कि भी अगर आपके पास स्रोत नहीं है
तो आप अपने स्रोत जो है इस तरीके से उसको ले आइए और सरकार को दे दीजिए। जी। फिर वो 31 मार्च के बाद एक और मौका दिया गया कि भी अगर कोई लोग 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था रह गए तो आप 10 अप्रैल तक और कर लीजिए। ये गवर्नमेंट आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करती जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आप आज रात को सोए 16 मई को और 17 मई को लगा के जी पहाड़ टूट पड़ा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट करती आ रही है, लेकिन हमारे ऐसे मुल्क में पहले नहीं कोई एक्शन किया गया तो उनको लगता है कि हो गया, लेकिन सरकार तो बिल्कुल कदम दर कदम इसको लाती जा रही है और अनाउंस करती जा रही है और आपको रास्ता दे रही है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए। सेमिनार्स हो रहे हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी आ रही है और ये आखिरी मौका है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कहा गया आप अपना जो भी एसेट है, मान लो मैंने कोई 1 करोड़ का एसेट लिया तो मैं डिक्लेयर कर देता कि जी मेरा तो 50 लाख रुपए का मेरे पास स्रोत नहीं था, ये मेरा काला। जग्गा जी, आपने ये जरूर कहा कि राजनीतिक मामलों पर मैं क्या बोलूं, लेकिन एक चीज जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या पॉलिटिकल विल के बिना ये संभव है कि बड़े बड़े नामों पर भी शिकंजा कसा जा सके? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब आपकी कुछ करने की मंशा होगी, इच्छा होगी, आप तभी कर पाएंगे। अगर मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है तो कोई कार्य संभव नहीं हो पा सकता। तो प्रधानमंत्री ने विल अपनी दिखाई है, सरकार ने मंशा दिखाई है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरी बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीति के बारे में नहीं बात कर रहा, क्योंकि देखिए जब इस केस में ऑर्डर आ जाएगा ना और उस ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे तो उस समय ये पहले भारत सरकार ने क्या किया और किसी के पास काला धन है उसके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ा, ये मुद्दे जो है अपील में नहीं आएंगे। उसमें आएंगे आपके बारे में जो ऑर्डर किया गया भी आप इस पैसे का सोर्स नहीं डिक्लेयर करने पाए, जवाब आपको वो देना पड़ेगा। कानून के केस में जवाब कानून से देना पड़ेगा। राजनीतिक बातें अलग है, वो आप करिए, राजनीतिक जो आपके अधिकार हैं उस पर नहीं मैं कह रहा, क्योंकि लोकतंत्र है। बिल्कुल आपको लेकिन हिसाब तो देना होगा अगर ये मामला आपके खिलाफ बन रहा है और इस तरह की कोई गलती आपने पिछले वक्त में की है तो। संजय शर्मा जी के पास चलेंगे। संजय जी, जिस तरह से अभी अजय जी ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और इस वजह से थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये जो मौजूदा वक्त है जो लालू यादव और उनके संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, इस वक्त का भी पूरा लाभ उठाने की कोशिश हो रही है अपने पक्ष में? जी बिल्कुल, मैं एक और फ्रंट खोलना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे। आज अगर मोदी सरकार के 3 साल हुए हैं जी, तो क्या आप लोगों ने इस बात की व्याख्या की कि मोदी सरकार कितनी सफल रही है? उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए, कुछ जुमले भी हैं जिन पे आप चर्चा करते रह गए, लेकिन कुछ बहुत सीरियस फैक्ट्स हैं जो अगर हम असेस करने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि सरकार के कितने भी अच्छे इरादे हों, ये सरकार का भी रिकॉर्ड लगभग सफलता में वैसा है जैसी पिछली सरकार है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि जो कौशल विकास, जैसे हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत प्रिय एक योजना है जी। 1800 करोड़ रुपए खर्च करके 6.5 से 18 लाख लोगों में की ट्रेनिंग दी गई और उनमें से जॉब्स मिले 6.5 से 10-12% लोगों को, और इसमें और पैसा दिया गया, करीब 2500 करोड़ रुपए में 1,80,000 लोगों को जॉब दिया गया। ये किसी सफल स्कीम को आप बोल सकते हैं? एक तरह का ऐसा लगता है जैसे कोई किसी प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने एक स्कैम कर लिया है। जो हम एक ये शौचालय बनाने वाली प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, अभी ये तथ्य आ रहे हैं कि शौचालय बनाने वाली स्कीम में से 60% में पानी नहीं है। पानी, ये स्थिति पहले थी। तो ये हो क्या रहा है? अब इन पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि विपक्ष के लोग इन बातों पे बात नहीं करते, वो सिर्फ लफाजी में इंटरेस्टेड हैं कि लालू यादव केस पे क्या हो गया। और मान लो रिश्तों की बात है, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे आज तो पास के सारे देश ऐसे हैं जो हॉस्टाइल हैं हमसे, जिसकी जांच की जाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो जांच शुरू हुई है उसे लेकर हंगामा मच गया है। बहरहाल प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, क्या इस वक्त जो छापेमारी हुई है उस वक्त की वजह से पार्टी या संगठन के नेता नाराज हैं और सीधे बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं, या फिर किसी भी वक्त रहता तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती? नहीं, देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज लालू प्रसाद यादव जी जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ में देश में उभरने का काम किया है, तो निश्चित रूप से अभी तक जितने 3 वर्ष में ये नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था देश के सामने, लगभग 22 वैसे वादे हैं
जो देश के भविष्य को संवारने के लिए काफी था। और निश्चित रूप से लगभग 22 जो वादे किए हैं इसमें पूरी तरह से श्री नरेंद्र मोदी, उसमें एक वादा ये भी था कि बेनामी संपत्ति जब्त की जाएगी। नहीं, ये वादा तो था, ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा दीपक जी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये 22 मुद्दों में से लगभग मुद्दे पर ये फेल है और 2019 में उनको चुनाव दिखाई दे रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है और जो मजबूत आवाज के साथ में लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है, उसके ऊपर हम अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग करते हुए, आप एक बात बता दीजिए दीपक भाई, तो 125 करोड़ भारतीयों को अगर एक हाथ भी अगर डालिएगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में और कुछ नहीं है, लालू जी के परेशान करो और मुद्दों को भटका दो, बहस में भिड़ा दो, हम अपनी नाकामी को छिपा लें, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि चारा घोटाला हो चाहे अन्य घोटाला हो, अब तक से बहुत लंबी दूरी हम लोग तय कर लिए हैं और सबसे बड़ी न्यायालय होता है लोकतंत्र में जनता, और जनता ने उनको बार बार विश्वास दिया है और बार बार सत्ता सौंपा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि लालू प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होंगे और विरोधियों को जो नेस्तनाबूद करने की उनकी नीयत है, उनका नीयत कामयाब नहीं होगा। प्रमोद जी, ये एकता क्या करप्ट लोगों की एकता है? एक ही दिन चिदम्बरम पे छापे पड़ रहे हैं, दूसरे और उसी दिन लालू यादव पे छापे पड़ रहे हैं। बाहर जनता के बीच इंप्रेशन ये जाता है कि ये जो लोग अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, ये करप्ट लोगों का जमवाड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये जब करप्ट लोगों का जमवाड़ा कैसे है, ये लोग, मैं तो बता रहा हूँ कि सियासी फायदे के लिए विरोधियों को कैसे दबा दिया जाए, कैसे उनका चरित्र हनन किया जाए, बस इसी में बीजेपी लगी हुई है। अब 2 साल मात्र बचा है, 2019 में उनको चुनाव दिखाई दे रहा है कि उनकी एकता कैसे भंग कर दी जाए। संजय सिंह जी के पास चलते हैं। संजय सिंह जी, बीजेपी को कोई काम नहीं है, वादे तो पूरे हो नहीं रहे हैं, विरोधियों को येन केन प्रकरण खत्म करने की कोशिश हो रही है। हनन किया जा रहा है। लालू यादव पहले से सजगता में है और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और कई मामलों में उन पर ट्रायल चलेगा। बीजेपी ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। देखिए, जवाब जो है, आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि चपरासी के भाई, गरीब का बेटा, खुद को चरवाहा करने वाला व्यक्ति अरबों खरबों का मालिक कैसे बन गया, इसका जवाब दीजिए। आपके पास जो अवैध संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, इन संपत्तियों का आपके आय का स्रोत क्या है? अगर आपका आय है तो क्या आपने इनकम टैक्स अदा किया है? देखिए, इन तर्कों और दलीलों से जान बचने वाला नहीं है। ये कानूनी मामला है, कानून अपना काम कर रहा है। बेनामी संपत्ति के लिए कानून बना है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है, जिसका यही काम है कि जो अज्ञात से जो आय है, उससे स्रोत है, उससे जो ज्ञात स्रोत है उससे ज्यादा आय हो तो पूछताछ करेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ये जवाब देना चाहिए। देखिए संजय जी, क्या बीजेपी तैयार है कि अभी तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर कार्रवाई हुई और जिस तरह से आप आरोप लगाते रहे कि पूरा विपक्ष आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो अब पूरे विपक्ष से इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार रहिए? जो आरोप है उसका जवाब दीजिए। अदालत में ये सब बातें नहीं टिकती है कि उन पर क्यों नहीं छापा मारा गया, इन पर क्यों नहीं मारा गया। अगर कोई अपराधी आप नाम लेते हैं, क्या आपका अपराध मिट जाता है? तो आप संजय जी, हाँ, ये गरीबों का नाम लेते लेते बिहार के सबसे अमीर आदमी बन गए, अरबों खरबों की संपत्ति आपके परिवार के लोगों का हो गई। संजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि क्या आप लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कितने सीरियस हैं? 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश में भ्रष्टाचार मिटाने की उम्मीद बनती है। एक ये कि आप लोकायुक्त पे इतनी बहस चली, सबने वादा किया, लोकायुक्त आज तक नहीं बना आपकी सरकार में। दूसरा, आरटीआई से जानकारी लेने की कोशिश की किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला, सारी पार्टी मिल गई और वो उसको डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। और तीसरा, सचमुच में जो इतने अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम जो बोल रहे थे विदेश वाला पैसा, वो कहां है? आप भी बोला करते थे, आपकी पार्टी बोला, वो कहां है? चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल रंजीत जी क्या कहेंगे?
हाँ दीपक जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने पी चिदम्बरम साहब के बारे में बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो बड़े महत्वहीन नेता हो गए। मैं इनको बता दूं कि पी चिदम्बरम साहब लगातार कई महीनों से अपने लेखों के द्वारा बीजेपी को एक्सपोज करते रहे कि नोटबंदी उनका विफल प्रयास रहा और उससे देश को कुछ नहीं मिला। तो ये कहना कि उनका योगदान नहीं है, ये गलत है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया, लेकिन आप ये समझिए कि इन्होंने क्या वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार ये प्रतिवर्ष देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। कश्मीर नीति पे ये बहुत हो हंगामा करते थे, आपको याद होगा। और कश्मीर को जिस तरह से ये जला रहे हैं उसके लिए पूरा उत्तरदायित्व इनका है जी। और उस जगह पे वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनको मध्य प्रदेश में बरसों से व्यापम घोटाला चल रहा है, वह घोटाला नहीं दिखाई देता है। रमन सिंह सरकार के घोटाले नहीं दिखाई देते हैं, सुशील मोदी के घोटाले नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस प्रकार से अभी रेड पड़ रहा है उससे उसके टाइमिंग को लेके ये जरूर संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति चुनाव और अन्य जो देश के हालात हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की साजिश हो रही है बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल। अजय जग्गा जी से एक चीज और स्पष्ट करवाना चाहूंगा। अजय जग्गा जी, ये जो रेड पड़ी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है, तो क्या घोटालों से जुड़े मामले में भी आईटी ही रेड मारेगी या फिर उसके लिए अलग एजेंसियां आएगी, या फिर जिस तरह से हवाला का मामला अगर कोई सामने आता है तो उसमें भी अलग डिपार्टमेंट रेड मारने के लिए तैयारी है? किस तरह का खाका बनाया गया है ये? देखिए, ऐसा है, कोई भी कार्रवाई है उसके अंदर 2 तरह की जो है कानूनी कार्रवाई है। एक है जिसको हम सिविल बोलते हैं, दीवानी कार्रवाई है, दूसरी है क्रिमिनल कार्रवाई, फौजदारी कार्रवाई है। अब ये जो बेनामी एक्ट बना है, ये ऐसा एक एक्ट बन गया है जिसके अंदर दीवानी कार्रवाई भी है और फौजदारी कार्रवाई भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको पेनल्टी भी है, मतलब पैसे के जो मॉनिटरी पेनल्टी भी है, और आपको जो इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन है वो भी है। अब जहां कहीं भी मामला पैसों से जुड़ा हुआ है, उसके स्रोत से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसका जो भी पैसे का लेन देन है उसकी जस्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट तो इनकम टैक्स है। तो पैसे को खोजने के लिए, पैसे की बैक ट्रैकिंग करने के लिए, पैसे का सोर्स निकालने के लिए जो राइट एजेंसी है वो इनकम टैक्स है। इसीलिए इनकम टैक्स इसमें आया है ताकि ये पता चल सके कि पैसे का कोई भी सोर्स है या पैसे का सोर्स नहीं है, और अगर पैसे का सोर्स नहीं है तो ये जो है संपत्ति बेनामी है। और कृपया मैं एक बात बहुत ध्यान से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी संपत्ति बेनामी घोषित हो जाती है, वो तो सरकार जब्त करती है इस कानून के तहत। उसके अलावा आज की तारीख में जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 25% जो है उसके ऊपर आपको एक पेनल्टी इंपोज की जाती है। प्रॉपर्टी गई 25% आज की डेट में, मतलब आपने 10 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की ली है और आज वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो गई, तो बेनामी संपत्ति तो जाएगी ही जाएगी। उसके अलावा 10 करोड़ के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए आपके ऊपर पेनल्टी है, और जो सजा है या जेल है वो उसके अलावा अलग है। बिल्कुल। तो वक्त हमारे पास कम है, लेकिन अजय जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई है उस पर संजय शर्मा जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। संजय जी, अगर इन चीजों को माने तो ये जो अभी हंगामा मचा है ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरा बवंडर उठना बाकी है। जी, इसमें बवंडर इसको भी हम 2 तरह से देखें। एक तो ये कि ये बहुत अच्छा है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज हम खोज पाएं, लेकिन जो और ज्यादा गहराई से जहां राजनीतिक नजर की जरूरत होती है, क्या वो कुछ लोगों की देखी जाएगी? क्या लोग जो विपक्ष में उनकी देखी जाएगी? क्या कोई बीजेपी के लोग नहीं पकड़े जाएंगे? तो उस चीज को देखने के लिए ही सारी सरकार की मंशा सामने आएगी, और इसीलिए इतना बवाल होता रहेगा, चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल है। चलिए, वक्त हमारे पास नहीं है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी, रंजीत मिश्रा जी, प्रमोद यादव जी, अजय जग्गा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, जिसे लॉ एनफोर्समेंट कहा जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कही जा रही है, वो क्या वाकई कानूनी प्रक्रिया के तहत है, और हर वो व्यक्ति जिसने गलती की है वो इसके दायरे में आएगा, चाहे वो किसी भी सियासी दल का हो
इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, हमारी भी। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।